हेलो, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बात करने वाले हैं अपवर्तन की व्याख्या की हाइगेंस के द्वितीयक तरंगे का सिद्धांत के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने बात की परावर्तन की व्याख्या की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, ज़्यादातर आते रहते हैं एग्जाम में। अगर हाइगेंस से वो क्वेश्चन डालेगा तो आपको परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेडिंग लगा लीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगे का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। और सबसे पहले जानते हैं कि अपवर्तन होता है क्या। बच्चों, हमने कहा कि एक बाउंड्री है दो माध्यम के बीच की। ये है माध्यम नंबर 1 और ये है माध्यम नंबर 2। और समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए बता देता हूं कि मान लीजिए ये है आपका सघन माध्यम और ये है आपका विरल माध्यम। अब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कोई प्रकाश किरण आई पहले माध्यम से और जैसे ही उसने दूसरे माध्यम में प्रवेश किया वो अपने रास्ते से भटक गई। जाना उसको ऐसे था, चली गई वो ऐसे। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण माध्यम बदलने पर अपने रास्ते से विचलित हो जाए उस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। और ये जो लाइन में यहाँ खींचने वाला हूं, ये जो इस तल के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा इसको बोलते हैं अभिलंब। अपवर्तन के नियम होते हैं दो। पहला नियम आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है साइन आई बाय साइन आर हमेशा होता है नियतांक। अब ये आई क्या है, आर क्या है, ये आप लोग जानते हैं। आई है आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपतन कोण। इस आर को बोलते हैं बच्चों अपवर्तन कोण। ये बनता है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और ये साइन आई बटे साइन आर होता है हमेशा नियतांक, इसे स्नेल का नियम बोलते हैं। दूसरा नियम वही जो आपने परावर्तन में पढ़ा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और इन्हीं बातों को हम सिद्ध करने वाले हैं अभी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगे का सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए बिना देरी के मैं शुरू करता हूं इसको। मैंने फिर से एक ये तल बनाया जो दो माध्यम को अलग करेगा। ऊपर अलग माध्यम है, नीचे अलग माध्यम है। मैंने फिर से वही माना कि मान लीजिए ये सघन माध्यम है और ये नीचे वाला विरल माध्यम है। यहां से प्रकाश किरणें चली और बच्चों क्योंकि मुझे हाइगेंस का सिद्धांत यहां लगाना है इसलिए मैं मानूंगा कि प्रकाश अब तरंगों के रूप में चलेगा। और हाइगेंस के हिसाब से तरंगाग्र के हम बनाएंगे यहां। ये है आपतित किरणें, ये इस बिंदु पे आके गिरी और ये इस बिंदु पे आके गिरी। अभी हम आगे की बात नहीं करते, सिर्फ इसको समझते हैं। बच्चों हाइगेंस हमने बताया कि तरंगे या प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है और इन दो समांतर किरणों के लिए जो तरंगाग्र होगा वो इन दोनों किरणों के लंबवत होगा, मतलब कि ऐसे। इसका नाम देता हूं मैं ए और इसका नाम देता हूं बी। ए बी क्या है यहां लिख लेते हैं जिससे बाद में हमें कोई डाउट ना रहे। ए बी है हमारा आपतित तरंगाग्र। और बच्चों कैसा तरंगाग्र है, समतल। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि ये कैसे होते हैं तो आप हाइगेंस का द्वितीयक तरंगे का सिद्धांत पढ़ सकते हैं जो वीडियो नंबर 2 है, उसमें हमने तरंगाग्र की बात की है। ए बी है हमारा आपतित तरंगाग्र और ये मानते हैं कि ये तरंगे इस माध्यम में v1 चाल से चल रही है। v1 क्यों बोल रहा हूं मैंने, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। हमने कहा कि जिस टाइम ये पहली किरण, या मैं ये कहूं कि इस तरंगाग्र का बिंदु ए, इस तरंगाग्र पे कितने बिंदु होंगे, बहुत सारे। देखो जितनी जगह में लगाता जा रहा सब क्या बनते जाएंगे, बिंदु। तरंगाग्र पे स्थित हर बिंदु कहां पहुंचने वाला है, इस पृष्ठ पे। और सबसे पहले कौन पहुंचा, बिंदु ए। और हमने कहा कि मान लीजिए इस समय कितना है, 0। तरंगाग्र का बिंदु ए t बराबर 0 पे
इस तल पे आके टकराता है, लेकिन क्या अभी बिंदु बी को टकराने में कुछ समय लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं पहुंच पाया है। सबसे पहले पहुंचेगा ए और सबसे बाद में पहुंचेगा बी। हमने कहा कि मान लीजिए इस बिंदु बी को यहाँ पहुंचने में टी समय लगा। यहाँ से ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से बात कर रहा हूँ। जिस समय ए टकराया यहाँ समय है 0 और बिंदु बी स्थित है यहाँ। बिंदु बी को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा समय टी। चाल कितनी है? v1। तो मैं इस बिंदु को अगर नाम दूं c, तो ये bc दूरी कितनी होगी बच्चों? दूरी बराबर चाल गुना समय। इसकी चाल कितनी है? v1 और समय इसके पास कितना है? t। तो हमने कहा ये आया v1t। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा तो आपका a के बारे में क्या कहना है, बस ये बता दो मुझे। क्या a यहीं बैठा हुआ है या a आगे चला गया होगा? जब a यहां टकराया था, b यहां था, b ने यहां तक आने में समय लिया t, तो t समय इसको भी तो मिला और ये t समय में विरल माध्यम में जाएगा और वहां दूरी तय करेगा। मान लेते हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v2। क्या मुझे बता सकते हैं कि v1 और v2 में कौन ज्यादा होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ रखा, आपको पता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, तो v2 किससे ज्यादा होगा? v1 से। तो इसका मतलब है ये जो प्रकाश का, ये जो तरंगाग्र का बिंदु A है, ये अब विरल माध्यम में गति करेगा v2 चाल से और इसके पास भी समय कितना है? t। और t समय में बच्चों ये दूरी कितनी तय कर लेगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल v2 समय t, और ये दूरी v2t इस bc से ज्यादा होगी। देखो b के पास भी समय कितना है? t। a के पास भी समय कितना है? t। इसकी चाल v1 है, इसकी चाल v2 है। v1 कम है, v2 ज्यादा है, तो दूरी कौन सी ज्यादा होगी? a की दूरी। मतलब a ज्यादा दूरी तय कर लेगा किसकी तुलना में? b की तुलना में। तो यहां से ये जो दूरी तय करेगा वो करेगा v2t, जो कि ज्यादा होगी किससे? v1t से, जो कि ये। अब हमने क्या किया, यहां अपना प्रकार रखा और v2 दूरी का एक चाप लगाया ऐसे, यहां से ऐसे ये, और यहां b पे हमने रखा और चाप लगाया v1t का ये ऐसे। आप समझ रहे होंगे ना? B और A दोनों साथ साथ चले, A पहले टकराया, B बाद में टकराएगा। जब ये A यहाँ टकराया, समय 0 है, तो B यहाँ है। B ने t समय लिया यहाँ तक आने में, दूरी चली v1t, इतने में इसने दूरी चल ली v2t। क्योंकि यहाँ चाल ज्यादा है तो ये दूरी ज्यादा होगी। हमने कहा इसको मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं दोनों पे ऐसे, ये स्पर्श रेखा मैंने खींची और मैंने इसको मिला दिया यहाँ। ये बना हमारा अपवर्तित तरंगाग्र। ये ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र। इसको नाम देते हैं CD। तो CD क्या आएगा बच्चों हमारा? अपवर्तित तरंगाग्र। और BC कितना है? v1t। AD कितना है? v2t। AD है हमारा v2t। अब यहां खींचते हैं अभिलंब, जो हम बात करने वाले मैथमेटिकल पोर्शन इसका। अभिलंब खींच लिया, ऐसे ही मैंने यहां अभिलंब खींच लिया। अगर मैं इसको यहां लिख लूं t बराबर t, तो अभिलंब आएगा ऐसे। अच्छा जी, अब बताइए मुझे, आपतित किरण अविलंब के साथ कितना कोण बनाती है? I। तो ये हो गया I। ये अपवर्तित किरण अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? R। अपवर्तन कोण। ये हमें बातें पता है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि ये कोण I है और ये कोण 90 है। आप देख पा रहे क्या? इस चीज को हटा रहा हूं मैं, जिससे मैं अलग से बना के आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, ये है किरण
और ये है तरंगाग्र। तो ये कोण कितना 90, ये पता है आपको, तरंगाग्र किरण के साथ कितना कोण बनाता है 90 डिग्री। ये है अभिलंब, ये कोण आई है, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा 90 माइनस आई। कितना 90 माइनस आई, ये वाला कोण आ गया 90 माइनस आई। अब ये बताओ मुझे, अभिलंब और तल कितना कोण बनाते हैं 90, और ये है 90 माइनस आई, तो ये कितना आ गया आई। आई कोण किस किस के बीच है, तरंगाग्र और इस तल के बीच, मतलब ये कोण कितना है बच्चों आई। इसको ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभिलंब, आपतित किरण, आपतन कोण, ये टोटल एंगल 90, ये आई तो ये 90 माइनस आई। मैं लिख नहीं रहा हूँ, भीड़ हो जाएगी वहां। टोटल 90, ये 90 माइनस आई, तो ये कितना बचा आई। ऐसी बात करते हैं यहाँ। ये कोण कितना 90, अब दिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में हो गया। क्यों है ये 90, क्योंकि बच्चों ये है तरंगाग्र, CD क्या है तरंगाग्र, और ये है किरण। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बनाता तो बन जाता, ये 90। ये कोण कितना R, ये 90, और ये है हमारा तल। इसको ध्यान से देखिए, ये टोटल कोण कितना है 90, ये टोटल देखो ध्यान से, और ये है R, तो ये बचा 90 माइनस R। ये वाला कोण कितना आ गया 90 माइनस R। ये है 90, तो ये कितना बचा R। देखिए ध्यान से, ये कोण कितना R, टोटल कोण 90 में से R गया, तो ये बचा 90 माइनस R। ये है 90, ये है 90 माइनस R, तो ये कितना बचा R। इसको ध्यान से आप एक बार अपनी कॉपी में अच्छे से बना के देखेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ना यहाँ दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों, मैं यहाँ बनाता हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। अब देखो ध्यान से, इनको मैं इनको अलग से बना लूं क्या, आपको भी आसानी नहीं रहेगी। ABC में आ जाते हैं, ये है आपका ABC, ABC, ADC ये रहा, ADC। ये कोण कितना है ABC में I, देखो BAC कितना है I, और ये कोण कितना है 90। अब आप कहोगे क्यों, अरे भाई वो तरंगाग्र है ना, और ये किरण है, तो ये कितना कोण 90। आते हैं इसमें, ये कोण कितना R, C पे कितना R, और ये कितना 90। अच्छा, अब देखो ध्यान से, BC कितना है, BC V1T, BC कितना है V1T, और AD कितना है, AD V2T, AD कितना है V2T। अब देखो, क्योंकि इसमें कोण 90 है, ये कोण 90 है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये क्या है कर्ण, इसको मैं लिख देता हूं, ये है कर्ण। 90 के सामने क्या होता है कर्ण, और जहां कोण बनता है वो होता है आधार, और कोण के सामने की भुजा जाता है लंब। तो ये क्या है लंब, कोण बना यहां, तो ये हुआ आधार, और कोण के सामने है लंब, ये आ गया हमारा लंब। अब आप बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या मतलब अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। अपवर्तन का पहला नियम है साइन आई बटे साइन आर। तो मुझे यहां से क्या निकाल लेना चाहिए साइन आई, तो मैंने यहां से साइन आई निकाला, क्या बनेगा साइन आई, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC बटे कर्ण कितना है AC,
BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है V1T, और AC की वैल्यू कितनी है? AC तो AC ही है। यहां से निकालते हैं साइन R ये रहा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? AD, कर्ण कितना? AC। स्नेल का नियम कहता है साइन I बटे साइन R। रखो साइन I की वैल्यू कितनी है? V1T बटे AC बटे साइन R की वैल्यू AD, और AD का मान कितना है? AD का मान है V2T बटे AC। हमने रखा V2T बटे AC से AC, T से T, तो साइन I बटे साइन R आ गया V1 बटे V2। मुझे बताओ क्या इस माध्यम में प्रकाश की चाल बदलेगी? यहाँ सघन में नहीं, V1 तो V1 रहेगा, मतलब V1 क्या है? नियतांक। इस माध्यम में प्रकाश की चाल है V2, क्या वो बदलेगी? नहीं, वो अपने आप में नियतांक है। मतलब बच्चों V1 और V2 दोनों क्या है? नियतांक। और अगर ये दोनों नियतांक है तो इनका अनुपात भी क्या आएगा? नियतांक। मतलब ये क्या है? एक नियतांक। तो मैं कह सकता हूं कि साइन I बटे साइन R क्या है? नियतांक है, और यही हमारा है स्नेल का नियम। बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि आपतित किरणें कहाँ बनी हुई है? बोर्ड के अंदर। अपवर्तित किरणें कहाँ है? बोर्ड के अंदर। और अभिलंब भी कहाँ है? बोर्ड के अंदर। तो ये तीनों चीजें कहाँ है? बोर्ड में, मतलब एक ही तल में है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से बताना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये लंबवत है तरंगाग्र की। तरंगाग्र बच्चों ऐसे देखो, ऐसे ये किरणें आई ऐसे, तो प्रकाश किरणें किसके लंबवत है? तरंगाग्र की। और तरंगाग्र किसके लंबवत है? बोर्ड के। तो आप यहां से एक बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि जो किरणें हैं आपतित किरणें, लिख लेना इनको, आपतित किरणें लंबवत है किसके? AB के। AB क्या है हमारा? आपतित तरंगाग्र। और AB लंबवत है हमारा इस तल XY के, नहीं सॉरी, AB हमारा लंबवत है इस बोर्ड के, ऐसे है ना, मैं इसको बोर्ड लिख देता हूं ना। तो इसका मतलब ये आपतित किरणें किसके समांतर है? ये है बच्चों हमारे बोर्ड के। मतलब ये किसके तल में है? आपतित किरणें बोर्ड की। इसी तरीके से आप किसको समझा सकते हैं? अपवर्तित किरणों को, कि अपवर्तित किरणें इस तरंगाग्र के लंबवत है, तरंगाग्र बोर्ड के लंबवत है, मतलब अपवर्तित किरणें किसके समांतर है? बोर्ड के समांतर। सेम इसी तरीके से आप अभिलंब की बात कर सकते हैं कि जो अभिलंब है ऐसे, वो लंबवत है इस तल के, ये जो XY है, और ये तल बोर्ड के लंबवत है, मतलब हमारा अभिलंब हमारे बोर्ड के समांतर है, इस ग्रीन बोर्ड के। मतलब आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें और अभिलंब तीनों इस ग्रीन बोर्ड जो जिस पे हम लिख रहे हैं इसके समांतर है, मतलब वो इसी तल में है। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये था हमारा अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर। हाइगेंस का सिद्धांत यहाँ होता है खत्म, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के वैतीकरण की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।